नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परशुराम की कविता जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है, इस कविता का हम वर्णन करेंगे आराम से एकदम। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या हो, ये दरअसल हम थोड़ा रिवीजन थोड़ा सा फास्ट फेज में करेंगे और काफ़ी संक्षिप्त वर्णन रहेगा, लेकिन आपको जो भी चीज़ बात करेंगे वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो परशुराम की प्रतीक्षा इस कविता में कवि दिनकर साहब कहते हैं कि देखिए, ये जो है उस समय की बात है जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, यानी कि 1962 का जब चाइना ने हम पर हमला कर दिया था और जो अक्साई चीन है उस पर कब्जा कर लिया था, तब की ये बात है। तो दिनकर जी कहते हैं कि जो अहिंसा होती है ना, उस पर इन्होंने व्यंग कसा है, यानी कि बोले कि जब अपने ऊपर अपने देश के ऊपर बात है तो आपको शस्त्र उठाने चाहिए, यानी हिंसा करनी चाहिए। इसका इन्होंने समर्थन दिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है परशुराम की प्रतीक्षा चैप्टर से, ठीक है, कि इन्होंने अहिंसा पर व्यंग कसा है, यानी हिंसा करने को प्रेरित किया है जब आपके बात आए आपके राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र के हित के बारे में। ऑलराइट, देखिए, यह जो काव्य खंड है उसकी रचना 1962 से 63 के आसपास की है, जब चीनी आक्रमण के फलस्वरूप भारत को जिस पराजय का सामना करना पड़ा था, ये बातें हैं। तो आपको पता ही होगा कि इंडो चाइना वॉर में भारत हार चुका था, जिस वजह से अक्साई चीन, यानी कि जो भारत का एक होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, और उसी के इधर साइड लद्दाख के ऊपर साइड में आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे कि लद्दाख के ऊपरी भाग में वो है लाइन LOC आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आता है चाइना के अंडर में। तो भारत इसमें हार चुक गया था, जिस वजह से चाइना ने पीओके बोलता हूँ सॉरी, जो अक्साई चीन है उसको कब्जा कर लिया था। अब थोड़ा विशेषता बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये सब चीज़ देख लेते हैं कि कवि का मूल भाव क्या है। ठीक है, कविता का मूल भाव क्या है? तो अन्याय और अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया है। अन्याय और अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम भी देखते हैं आसपास कभी किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ हो जाए, रेप जैसी वारदात हो जाए, तो क्या करते हैं लोग अत्याचार के खिलाफ बोलने के बाद सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्या पता, इस वजह से लोग रिपोर्ट तक भी नहीं कराते। तो ये जो अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रेरित किया है। आगे पढ़ते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा कविता के माध्यम से कवि ने भारत के तत्कालीन संतों महापुरुषों पर व्यंग किया है। अब इसको समझिए, देखिए क्या होता है। इन्होंने यानी जो हमारे कवि दिनकर साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो संत महात्मा होते हैं ना, वो दरअसल आपको ऐसा बोलते हैं कि शांत रहिए, आराम से। तो इन्होंने इस पर व्यंग इसलिए कसा है क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं तो आपको ऐसा शस्त्र वगैरह नहीं उठाते हैं, तो इसलिए उन्होंने व्यंग किया है कि क्योंकि संत महापुरुष ऐसा शांत रहने के लिए बोलते हैं, मन को शांत करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने व्यंग कैसा है दिनकर जी ने। ओके, आगे देखिए। जिन्होंने अनेक सदियों तक, इधर देखिए, अहिंसा, दया, ममता का पाठ पढ़ाते हुए शस्त्र न उठाने के लिए ऐसा ऐसा प्रेरित किया है, ठीक है। और बस वही है कि आक्रमण, जैसे देखिए, अगर आप मन शांत रहेंगे, आप सोचेंगे कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपको तो लाइक विदेशी आक्रमणकारी आएंगे और आप अहिंसा परमो धर्म करेंगे तो आप तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, आप कब्जा करके ले जाएगा। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष किया है जो दिनकर साहब उन्होंने। आगे देखते हैं। राष्ट्र कवि का संदेश। राष्ट्र कवि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई है। तो इनका संदेश ये है कि नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जब बात राष्ट्र सम्मान की आए, अपने परिवार की आए, या फिर ऐसा समझिए, है ना, तो रक्षा खातिर सतत जागरूक रहना चाहिए और युद्ध भूमि में शस्त्र भी उठा सकते हैं, और शत्रु का विनाश करने के लिए हिंसा अनुचित नहीं है। यानी अगर आप बात आपके राष्ट्र से हित के बारे में आए, राष्ट्र हित, राष्ट्र के सम्मान के बारे में, तो अगर आप शस्त्र उठाते भी हैं तो वो अनुचित नहीं होता। दिनकर परशुराम धर्म को भारत की जनता का धर्म मानते हैं। परशुराम धर्म का मतलब ये है कि जब आपके आत्मसम्मान पर या आपके देश के आत्मसम्मान पर बात आए तो आपको शस्त्र उठानी चाहिए, यही कहता है परशुराम धर्म। परशुराम को भारत की जागरूक जनता का प्रतीक मानते हैं। ये सब है राय जो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की। आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर और ब्रीफली बात करते हैं, बुक में हम देखते हैं और क्या क्या टॉपिक इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। चलिए,
ओके, कविता में कुछ विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। देख, कविता जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, पहला तो ये आपकी इंपॉर्टेंस क्वालिटीज़ है ये चैप्टर की, यानी इस कविता की। दूसरा, प्रतीकों का बड़ा सटीक प्रयोग किया गया है। ठीक है। तीसरा, शब्दालंकार और अर्थालंकार की प्रधानता, यानी कि इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार का प्रयोग अधिकतम किया गया है। मुक्तक शैली में लिखी गई है। ठीक है, बहुत प्रकार की शैली होती है, इसमें से मुक्तक शैली में इस कविता को लिखा गया है। कविता के माध्यम से ईमानदारी के साथ कर्तव्य पलायन का संदेश दिया गया है, यानी कि आपको ईमानदारी, ऑनेस्टी और कर्तव्य पलायन की आपको बोला गया है। ठीक है। छठवां, ओजस्वी पूर्ण कविता। ओजस्वी पूर्ण कविता का मतलब ये होता है कि देशवासियों के मन में चेतना और वीरता का भाव भरने की चेष्टा की गई है, यानी कि जो देशवासियों हैं उनमें ना एक प्रकार की समझिए चेतना यानी कि जागरूकता, और वीरता यानी कि एकदम वीर वाला, तो इसमें समझ सकते हैं वीर भाव का थोड़ा सा फ्लो आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है क्वालिटी है। खड़ी बोली, प्रतीकों का वर्णन है ना प्रयोग किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, मुक्तक शैली और ईमानदारी, कर्तव्य पलायन, ओजस्वीपूर्ण कविता, ये सब 6 ऐसी क्वालिटीज़ हैं। आई होप इसमें आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा, और बाकी बुक तो हो गई ही, तो इस इतना आपको कॉन्टेक्स्ट पता रहेगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। आई होप यू लाइक दिस ब्यूटीफुल वीडियो। थैंक यू।